हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था अपनी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट में हमने क्या देखा, पहले इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी ड्रग मॉलिक्यूल की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन। इस वाले में देखेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। इसके बाद हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट। थैंक यू। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट। तो इसमें हम पढ़ेंगे अपना किसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाई का मतलब दो, इलेक्ट्रिक के बीच में कांस्टेंट। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? परमिटिविटी कांस्टेंट होता है या परमिटिव। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बीच की परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी मतलब अबिलिटी टू कंपाउंड स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब मान लो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे कोई ये है कंपाउंड रखा हुआ है, अब इसके ऊपर हमने कोई अलग कंपाउंड इसके साथ चिपका दिया। अब इसके बाद हम अगर इस पर एनर्जी लगाते हैं तो कुछ एनर्जी हमारी इस पर भी लगेगी, बाद में इसके बाद इस पर लगेगी। तो यही इसकी परमिटिविटी होती है, मतलब स्टोर कर लेता है एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसी कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है हमारा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। और एप्सिलॉन एम क्या होता है? परमिटिविटी इन मीडियम। और एप्सिलॉन ई नोट क्या होता है? हमारा परमिटिव इन फ्री स्पेस। मान लो कैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस टाइप से होता है। जैसे ये कोई लिक्विड रखा हुआ है, अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता करना है। अब मान लो कि इसमें हम अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज पास करवाते हैं, तो अगर ये लिक्विड से इधर हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज पास चाहिए तो क्या होगा, इसमें एक परमिटिविटी बन जाएगी। बट अगर हम इसी लाइट को डायरेक्ट वायर के थ्रू, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में हमें कुछ नहीं लगाते हैं, मतलब फ्री स्पेस रहती है, तो इसमें जो परमिटिविटी होती है वो जल्दी हो जाएगी, मतलब कोई भी परमिटिव नहीं है। अगर हमने इसमें वाटर रख दिया या एयर रख दी तो परमिटिव बढ़ेगी। तो इससे क्या हो जाएगी, उसकी जो एबिलिटी है वो घट जाएगी। और जो वाटर या एयर वाटर रखा था हमने, वो कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा, उसे ही हम परमिटिविटी कहते हैं। तो मतलब कोई दूसरा कंपाउंड आके बीच में अटैच हो जाए और वो उस चार्ज की जो एनर्जी है उसको कम कर दे, तो वही हमारी परमिटिविटी कहलाती है। मतलब एबिलिटी टू कंपाउंड टू स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। तो जैसे यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कोई क्यू पॉजिटिव चार्ज वाला है कंपाउंड और एक क्यू नेगेटिव है, तो क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों। बट अगर एयर में है तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इनके बीच। अगर यही कंपाउंड हम किसी मीडियम में रख देते हैं तो इनके बीच, जैसे यहाँ में हमने वाटर रख दिया, वाटर के मीडियम में रख दिए, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो डाइलेक्ट्रिक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? ये न्यूटन के लॉ के अनुसार निकालते हैं। तो न्यूटन का लॉ क्या होता है? एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R2। ये न्यूटन के नियम। तो इससे हमारा ये सारे कंपाउंड कट जाएंगे, मतलब ये मैथमेटिकली सारे कट जाएंगे, खाली इसमें ये बचेगा 1/E0/EM। तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एफ नॉट एफ एम इक्वल टू 1/E0/1/EM बचा, तो ये EM हमारा जो एप्सिलॉन एम है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, और E0 ऊपर आ जाएगा। यही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल आया। ठीक है। अब आता है डिटर्मिनेशन। कैसे डिटरमाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को? अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता था? दो चीज़ों के बीच में परमिटिव कांस्टेंट, मतलब दो चार्जेस के बीच में परमिटिव कांस्टेंट। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बीच में क्या क्या परमिटिव है। तो ये होता था हमारा डिटर्मिन। अब इसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? मान लो कि हमारा ये क्यू पॉजिटिव है, क्यू नेगेटिव है। जब इसके बीच में ये कोई मीडियम नहीं था तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज़्यादा था।
मतलब इसके बीच कोई परमिटिविटी नहीं थी। ठीक है, तो अगर हमने इन दोनों के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच हमने अगर कोई इंसुलेटर लगा दिया तो वो क्या उसकी परमिटिविटी कम हो जाएगी और जो चार्ज ऑफ फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसके द्वारा हम डिटरमाइन कर लेते हैं। कैसे? इट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेटिंग सोलवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिट चार्ज पार्टिकल के द्वारा। ठीक है, तो परमिटिविटी कांस्टेंट इस तरह से मेजर किए जाते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैपेसिटर को बनाने में, कैपेसिटर जो आप देखे होंगे मदरबोर्ड पे लगे होते हैं ब्लैक टाइप के, तो वो कैपेसिटर होते हैं। यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ वायर्स के ऊपर जो लगा रहता है, जो इंसुलेटर जिसे कहते हैं, केबल्स के ऊपर से उनमें भी यूज होता है हमारा इसका। ठीक है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी किस नेचर में, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड डाइपोल मूवमेंट के बारे में। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, जैसे वाटर लगभग। तो डाई का मतलब दो, पोल का मतलब दो साइड होंगी, तो दोनों साइड का मूवमेंट, तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी पोलर मॉलिक्यूल की। तो डाइपोल मूवमेंट अकर ड्यू टू डिफरेंस इन चार्जेस और सेपरेशन, मतलब दो चार्जेस के बीच में कितना डिफरेंस है या सेपरेशन कितना है, तो उसके बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। मतलब डाइपोल मूवमेंट ऑफ पोलर डिस्टेंट डाइपोल मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल मेजर ऑफ द चेंजेस एट वन एंड डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज, मतलब एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में कितना डिफरेंस है और उसमें क्या होता है सेपरेटेड चार्ज कितना है। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना और सेपरेटेड चार्ज क्या है हमारा, उन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब इन प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा हमारा सेपरेटेड चार्ज होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा। जैसे हमारा Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव है, इनके बीच में R डिस्टेंस है, तो हमारा Q पॉजिटिव एंड Q नेगेटिव के बीच में कितना, मतलब कितना सेपरेट, एक दूसरे को कितना सेपरेट कर ले हैं और इनके बीच में सेपरेशन कितना हो रहा है, उसकी डिस्टेंस क्या होती है हमारी, डाइपोल मूवमेंट होती है। डाइपोल मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज मेजर ऑफ द चार्ज, मेजर करता है वन एंड, एक एंड डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज, दूसरे भी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो यही इसकी डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, सो डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू होता है हमारा म्यू इक्वल टू Q इंटू आर। तो Q क्या है हमारा, चार्ज हो गया, R क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो गया। तो ये हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है। तो मीन ए डाइपोल मूवमेंट इज मेजरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, मेजर करते हैं कितने सेपरेशन है उनके बीच में, दो मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में। तो डिफरेंट, तो यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, dy होती है। dy को हम d या CGS यूनिट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका dy यूनिट जो होती है कूलम पर मीटर होती है, कूलम पर मीटर ये हमारी SI यूनिट होती है। ठीक है, तो कूलम मीटर हमारी SI यूनिट, तो 1 dy बराबर क्या होता है हमारा 10⁻⁻18 ESU इंटू क्या होता है वो cm, मतलब कूलम मीटर। ठीक है, तो USC क्या है हमारा, USC इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। अब इसका डाइपोल मूवमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? तो डाइपोल मूवमेंट इज मेजर्ड बाय डिटरमाइन बाय इलेक्ट्रिक कंडेंसर के द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है डाइपोल मूवमेंट का? तो ये डिफरेंशिएट करता है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये ऊपर पहले ही बताया था कि ये पोलर मॉलिक्यूल में ओनली डाइपोल मूवमेंट होता है हमारा। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो डिटरमाइन द स्पेस ऑफ मॉलिक्यूल, कितनी स्पेस सेफ है हमारा मॉलिक्यूल की, किस टाइप की सेफ है, और इट इन द प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, किस टाइप का बॉन्ड है हमारा उसकी प्रेडिक्शन में, और द प्रेडिक्ट डिग्री ऑफ पोलैरिटी, जैसे अमाउंट ऑफ पोलैरिटी कितनी है, कौन कितना पोलर है। ठीक है, उसमें भी हमारा डाइपोल मूवमेंट। देन लास्ट आता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, डिफाइन एज द टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस टू सॉल्यूशन डिसोसिएट इनटू आयन। जैसे कोई सब्सटेंस है H2O ले लिया, तो H2O डिसोसिएशन होने के बाद क्या होगा, H+ और OH- दे देता है। अब इस OH H+ का रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, जो ये H2 है हमारा इसके ऊपर पहुंच जाता है H+ और OH के ऊपर, तो क्या हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन
ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा dx अपॉन dt dx बाई dt। तो k क्या हो गया हमारा कांस्टेंट हो गया, H प्लस हमारा क्या हो गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल कंसंट्रेशन। ठीक है, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू k इक्वल टू क्या होता है हमारा H प्लस, अभी ये k इधर आ गया और ये dx अपॉन dt इधर पहुँच गया, तो k इक्वल टू क्या होगा हमारा H प्लस OH माइनस अपॉन H2O और dx बाई dt। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आल्सो डिफाइन एज ए रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड आयन या प्रोडक्ट टू द ओरिजिनल रिएक्टेंट। ये हमारा क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट कितना है। सो डिटर्मिनेशन कैसे होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मेजर्ड बाय सॉल्युबिलिटी रेट ऑफ सॉल्यूशन, प्रोटीन बाइंडिंग एंड रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन के द्वारा मेजर किए जाते हैं। एप्लीकेशन क्या होते हैं हमारे डिसोसिएशन कांस्टेंट के, सो इन पीएच इंडिकेटर्स डिसोसिएशन कांस्टेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। पीएच इंडिकेटर में डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है और इट डिटरमाइन एसिड एज वीक और स्ट्रॉन्ग। इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एसिड है वो वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे, अगर यहाँ पे मान लो हमने के की जगह के एसिड के बारे में पता लग जाएगा यहाँ से, और के भी ले लिया तो बेस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एसिड और वीक एसिड और वीक बेस के बारे में बता देता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और टू इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन लिगेंड बाइंडिंग एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड आल्सो इम्पोर्टेंट इन बफर वर्किंग। बफर किस टाइप से वर्क होता है हमारा ये, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट और डाइपोल मूवमेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तीनों प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। अब इसके बाद हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है, नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड यूनिट के बारे में। थैंक यू।